तो अधिगम जिसकी परिभाषाओं की बात अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं, अधिगम की विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं। ठीक है, पहले नंबर पर आपके गिलफर्ड की परिभाषा शॉर्टकट तरीकों में आपके लिए प्रस्तुत की गई है यहाँ पर बीबीसी के नाम से। बीबीसी वापस फिर मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, बी का मतलब होता है यहाँ पर बिहेवियर के मतलब, बी का मतलब होता है यहाँ पर बिहेवियर और सी का मतलब होता है यहाँ पर चेंज। तो गिलफर्ड के द्वारा एक वर्ड दिया गया, उन्होंने कहा व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम है। तो अपन ने उसको शॉर्टकट तरीकों में क्या तैयार कर लिया, बीबीसी के नाम से। किससे संबंधित है, गिलफर्ड से। दूसरी परिभाषा गेट्स की, और गेट्स नामक मनोवैज्ञानिक की जो परिभाषा है उसी के अंदर दो वर्ड छिपे हुए हैं, उसी से परिभाषा पूर्ण बन गई। गेट्स कहते हैं कि अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा जो सीखा जाता है वो अधिगम है। और अपन ने पूर्व क्लास में बात भी करी है, अनुभव से भी अधिगम होता है और प्रशिक्षण से भी होता है। ई का मतलब बन गया एक्सपीरियंस, टी का मतलब बन गया आपके ट्रेनिंग। एक परिभाषा क्रो एंड क्रो की जो काफी इंपॉर्टेंट रूप में कई बार एग्जाम के अंदर पूछी गई है, अपन ने क्रो एंड क्रो की परिभाषा को जमाया यहाँ पर हक के नाम से, HAK के नाम से। HAK का मतलब क्या होता है, एग्जाम के अंदर ऐसे नहीं आएगा कि भाई हक किसने कहा है, एग्जाम में तो पूरी परिभाषा आएगी, लेकिन एक शॉर्टकट तरीके में अगर अपन उसे याद करें तो H का मतलब होता है हैबिट, जिसे हम कहते हैं आदत। A का मतलब होता है एटीट्यूड, जिसे हम कहते हैं अभिवृत्ति, और K का मतलब होता है नॉलेज। तो अधिगम क्या है, तो अधिगम एक आदत है, अधिगम एक अभिवृत्ति है, अधिगम एक ज्ञान है। किसने कहा, क्रो एंड क्रो ने। तीनों की तीनों प्रक्रियाएं आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान अर्जित होते हैं, वातावरण के द्वारा प्राप्त होते हैं, और अधिगम भी जन्मजात नहीं होता। अधिगम की प्रक्रिया भी माँ के बालक के जन्म के बाद शुरू होती है, इसलिए हम कहेंगे अधिगम भी अर्जित है और तीनों चीजें भी अर्जित है। तो अधिगम अपने आप में क्या है, एक हक के नाम से आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान है। वुडवर्थ की परिभाषा, जहां वुडवर्थ ने दो परिभाषा अधिगम को लेकर के दी, एक वो कहते हैं अधिगम विकास की प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट के नाम से अपन कह सकते हैं, और एक वो कहते हैं कि किसी भी नवीन ज्ञान को अगर आप प्राप्त करते हो वो अधिगम है, क्योंकि नवीन ज्ञान को प्राप्त करते आपकी प्रतिक्रिया भी नवीन हो जाती है, इसलिए नवीन ज्ञान, नवीन प्रतिक्रिया अधिगम है। स्किनर ने कहा अधिगम क्या है, उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। उत्तरोत्तर सामंजस्य का मतलब क्या है, जिसके अंदर बच्चे की उम्र लगातार बढ़ती हुई जा रही है और वो नई नई चीजों को सीख रहा है और नई प्रकार की चीजों के साथ ही सामंजस्य स्थापित कर रहा है, इसलिए उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया अधिगम है। मॉर्गन और किंग की परिभाषा जो गेट्स से मिलती जुलती परिभाषा है, उन्होंने कहा अभ्यास और अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन अधिगम के नाम से जाना जाता है। तो अधिगम की अलग अलग प्रकार की परिभाषाएं जो अलग अलग प्रकार के मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई है। आगे अगर अपन बात करते हैं तो अधिगम के अंदर अब अपन आगे जो चलते हैं, इसके अंदर आती है आपकी विभिन्न प्रकार की विशेषताएं, जो अधिगम की अलग अलग प्रकार की विशेषताओं का जिक्र यहाँ पर कर रखा है। अधिगम की वो कौन कौन सी विशेषताएं जिसको यहाँ पर बता रखा है, तो अधिगम की विशेषताओं पर अब हम चर्चा करते हैं। विशेषताएं, विशेषताएं किसकी बता रहे हैं अपन, अधिगम की विशेषताएं। तो अधिगम की विशेषताओं की अपन यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। अब अधिगम की कौन कौन सी विशेषताएं, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अधिगम के बारे में कहा जाता है कि अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, लेकिन कौन सा परिवर्तन है, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। तो पहली विशेषता अपन कह सकते हैं अधिगम जो है व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। तो व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है, अधिगम के नाम से जाना जाता है। आगे हम बात करते हैं अधिगम के अंदर, तो अधिगम के बारे में कहा जाता है समायोजन की प्रक्रिया है। तो अधिगम समायोजन की प्रक्रिया है, क्योंकि अपन जब समायोजन का टॉपिक पढ़ते हैं,
वहां पर अपन एक स्किनर की परिभाषा लिखते हैं, जिसमें मैंने आपको लिखा भी रखा है समायोजन के टॉपिक में कि अधिगम समायोजन की प्रक्रिया है। किसने कहा? स्किनर ने। क्योंकि अगर आपको सीखना है तो परिस्थितियों के साथ क्या करना पड़ता है? समायोजन। जैसे अभी हम बात कर सकते हैं कि किसी प्रकार से ठंड का मौसम शुरू हो चुका है, फिर भी हम सर्दी के साथ समायोजन करते हैं। सुबह सुबह में कोचिंग आना हो तो सर्दी के साथ हमने समायोजन किया, तैयार हुए और कोचिंग तक पहुंचे, जबकि मन कहता है हम रजाई में दुबक करके बैठे रहें। इसलिए हमने क्या किया? उन परिस्थितियों के साथ समायोजन किया, तो 100% हमें कोचिंग पर सीखने को मिलेगा, हमें पढ़ने को मिलेगा। इसलिए अधिगम अपने आप में क्या है? समायोजन की प्रक्रिया भी कहलाती है। अधिगम के बारे में कहा जाता है कि अधिगम की प्रक्रिया विवेकपूर्ण होती है। तो अधिगम विवेकपूर्ण होता है। विवेकपूर्ण कहने का मतलब क्या है? सोचना, समझना, विचार करना अधिगम है। रटा रटाया ज्ञान अधिगम नहीं कहलाता। छोटा बच्चा होता है, उसे हम जनरली कह देते हैं बेचा हर चीज को रटकर याद करो। बार बार बच्चा चीजों को रटता है और याद करता है, लेकिन जैसे बच्चा बड़ा होता है हम तुरंत कहना शुरू कर देते हैं नहीं बेटा, अब हर प्रकार की चीज को समझ करके याद करो, ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझो। इसलिए अधिगम एक विवेकपूर्ण प्रक्रिया कहलाती है। अधिगम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अधिगम जो है वह एक खोजपूर्ण प्रक्रिया है। खोजपूर्ण प्रक्रिया इसे क्यों कहा गया? वो इसलिए कहा गया क्योंकि बालक सीखने के माध्यम से नई नई चीजों की खोज भी यहां पर कर सकता है। इसलिए अधिगम एक प्रकार की खोजपूर्ण प्रक्रिया भी यहां पर कहलाती है। जैसे हम जानते हैं न्यूटन के सिर के ऊपर आकर के एप्पल गिरा और उन्होंने किसकी खोज कर दी? गुरुत्वाकर्षण की। इसलिए सीखना एक प्रकार की खोज करना भी कहलाता है। अधिगम के बारे में कहा जाता है अधिगम नवीन ज्ञान प्राप्त करना है। नवीन ज्ञान प्राप्त करना, तो नवीन ज्ञान प्राप्त करना भी अधिगम यहाँ पर कहलाता है। जैसे हम बात कर रहे हैं, आपने बीएड करी, आपने एसटीसी करी, उससे पहले आपने स्कूल में जाके थोड़ी ना पढ़ाया होगा, लेकिन उसके दौरान फिर हम स्कूल में जा करके पढ़ाते हैं, तो ये हमें नवीन ज्ञान वहाँ पर मिल रहा है, पढ़ाने का तरीका मिल रहा है, तो हमने सीखा, उसके द्वारा हमें नए ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इसलिए अधिगम एक प्रकार का नवीन ज्ञान प्राप्त करना भी कहलाता है। अधिगम के बारे में हम बात करते हैं तो अधिगम सक्रिय होता है। अब अधिगम सक्रिय क्यों होता है? क्योंकि अगर आप सक्रिय रहोगे तो चीज़ों को आप सीख पाओगे, और अगर आप सक्रिय नहीं रहे तो चीज़ों को सीख नहीं पाओगे। जैसे हम पढ़ाई करने बैठते हैं, और जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं और अगर हम अपने बिस्तर पर बैठे या लेट लेट करके हमने पढ़ाई करी, तो कुछ समय के बाद में क्या होती है? हमें नींद आ जाती है, और जो भी रजिस्टर है, जो भी आपकी कॉपी किताब है, वो आपके चेहरे पर आ जाती है। अपन यहाँ पर बात करते हैं, आप टेबल कुर्सी पर बैठ करके जब पढ़ाई करते हो, नींद आती है, तो आपका एकदम से सिर उस टेबल से टकरा जाता है। नॉर्मल सी बात है, आपकी नींद भाग जाती है। तो अधिगम अपने आप में क्या है? सक्रिय। अगर मुझे नींद आ रही है फिर भी मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ पढ़ने की, तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। इसलिए अधिगम के लिए मुझे अगर पढ़ना है, मुझे सीखना है, तो मुझे एक्टिव रहना पड़ेगा। इसलिए अधिगम अपने आप में एक सक्रिय प्रक्रिया माना जाता है। अधिगम के बारे में बात होती है तो अधिगम वातावरण की उपज है। वातावरण की उपज कहने का मतलब यहां पर क्या होता है कि अधिगम का जो संबंध है वो वंश क्रम से नहीं होता, अधिगम वातावरण से संबंधित होता है। कहने का मतलब यहां पर है कि मां के गर्भ से सीखकर बच्चा कुछ भी नहीं आता, जो भी सीखता है एनवायरनमेंट में सीखता है। इसलिए अधिगम की प्रक्रिया वातावरण से संबंधित है। इसलिए हम कह सकते हैं अधिगम एक अर्जित प्रक्रिया है। तो वातावरण की उपज को अपन मान सकते हैं अधिगम अर्जित प्रक्रिया के रूप में है। अधिगम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अधिगम के बारे में यहाँ पर कहा जाता है कि अधिगम अनुभवों का संगठन है। जितने आपके अनुभव होते जाते हैं, आपका व्यवहार उतना अच्छा बनता जाता है। मतलब आपके अंदर सीखने की प्रक्रिया अपने आप में लगातार चेंज होती चली जाती है। इसलिए सीखना एक अनुभवों का संगठन भी है। तो अधिगम को अनुभवों का संगठन के रूप में भी यहाँ पर माना गया। साथ ही हम बात करते हैं कि अधिगम की जो प्रक्रिया है उसके बारे में कहा जाता है कि अधिगम जो आपका होता है वो आपका अधिगम व्यक्तिगत भी होता है और अधिगम आपका सामाजिक भी होता है। अधिगम व्यक्तिगत और सामाजिक कहने का मतलब यहाँ पर क्या होता है? तो ध्यान रखना, पर्सनल भी बच्चा सीखता है और समाज के द्वारा भी सीखता है। इसलिए व्यक्तिगत सामाजिक दोनों हैं।
तो अधिगम व्यक्तिगत भी है और अधिगम सामाजिक भी है। दोनों रूपों में अधिगम को यहां पर माना जाता है। जैसे बच्चा एक बार आग से जल गया, दोबारा उसके नजदीक नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि बच्चा सीख चुका है अनुभव के द्वारा। हम रीति रिवाज सीखते हैं, हम धर्म परंपराओं को सीखते हैं, हम अपने परंपराओं को, मान्यताओं को सीखते हैं। ये हमने कहाँ से सीखा? समाज से। इसलिए हमने कहा अधिगम व्यक्तिगत भी है, अधिगम सामाजिक भी है। अधिगम के बारे में बात की जाती है तो अधिगम सकारात्मक भी है, अधिगम नकारात्मक भी है। तो सकारात्मक, नकारात्मक दोनों रूपों में अधिगम की बात होती है। जैसे एक बालक ने ईमानदारी को सीखा तो उसका अधिगम क्या हुआ? सकारात्मक। एक बालक ने बेईमानी को सीखा तो उसका अधिगम क्या हो गया? नकारात्मक। एक सच बोल रहा है तो सकारात्मक सीख रहा है। एक बच्चा ऐसा है जो झूठ बोलना सीख गया, मतलब बच्चे ने किसको सीख लिया? नकारात्मक अधिगम को। इसलिए अधिगम सकारात्मक भी होता है, अधिगम एक प्रकार के नकारात्मक के रूप में भी यहां पर बात की जाती है। अधिगम के बारे में कहा जाता है कि अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक कहने का मतलब यहां पर क्या होता है? सभी जगह है और सभी प्राणियों के अंदर पाई जाती है। तो अधिगम की बात अगर की जाती है तो अधिगम अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सभी जगह है और सभी प्राणियों के अंदर हमें देखने को मिलती है। इसलिए अधिगम को अपन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया के रूप में भी यहां पर मानते हैं। साथ ही अपन कह सकते हैं कि अधिगम जो है उसके बारे में कहा जाता है सकारात्मक, नकारात्मक भी है और अधिगम एक प्रक्रिया है, परिणाम नहीं। तो ध्यान रखना, अधिगम प्रक्रिया है, अधिगम परिणाम नहीं। तो अधिगम को एक प्रोसेस माना जाता है, अधिगम को परिणाम नहीं माना जाता है। आपको यहां पर अधिगम को लेकर के ध्यान रखना है। अधिगम के अंतर्गत अपन ने बात की है कि अधिगम, जिसके अंतर्गत अपन कह सकते हैं कि अधिगम के अंदर एक स्थिति ऐसी होती है जिसको अपन नाम देते हैं अनअधिगम के नाम से। और अनअधिगम यहां पर कहने का मतलब क्या होता है? अधिगम में आने वाली त्रुटियां। इसलिए अनअधिगम भी सीखने की एक प्रक्रिया है। अनअधिगम भी अधिगम है। अनधिगम का मतलब क्या हो रहा है? तो सीखने में आने वाली त्रुटियां। और जो सीखने के अंदर त्रुटियां आ रही है वो त्रुटियां भी तो हमें सिखा रही है, क्योंकि मैंने किसी चीज को सीखा, सीखते मुझसे गलती हो गई तो उस गलती से मैंने सीखा, अब मैं दोबारा ऐसी गलती रिपीट नहीं करूंगा। ये मेरा कहलाए अनअधिगम के नाम से। तो ये अनअधिगम भी अपने आप में क्या है? एक अधिगम के रूप में यहां पर संबोधित किया जाता है। अधिगम सरल से कठिन होता है कि कठिन से सरल? इस प्रश्न पे कई बार विद्यार्थी आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि अधिगम को हम कठिन से सरल माने कि सरल से कठिन, जबकि अपन जो जनरली पढ़ते हैं वो एक सरल से कठिन की प्रक्रिया को अपन पढ़ते हैं। और सरल से कठिन जब अपन पढ़ते हैं तो वो अपन पढ़ते हैं शिक्षण सूत्र। ध्यान रखना, टीचिंग फॉर्मूला वो होता है आपका सरल से कठिन। लेकिन मैं यहां पर बात कर रहा हूं अधिगम की, और अधिगम का मतलब है लर्निंग, जिसका विद्यार्थी से संबंध है। और विद्यार्थी हर चीज को कैसे सीखता है? पहले कठिन और बाद में वो उसके लिए सरल बन जाती है। कोई सी भी चीज, साइकोलॉजी जब आपने पहली बार पढ़ना स्टार्ट किया होगा आपको कठिन लगी होगी, लेकिन जब आप साइकोलॉजी को 3-4 बार पढ़ लोगे आपको उसके अंदर काफी चीजें याद हो जाएगी और वो चीज आपको इजी लेवल पर सरल रूप में लगना शुरू हो जाएगी। इसलिए अपन यहां पर जनरली कह सकते हैं कि अधिगम जो है वो कठिन से सरल होता है। बच्चा कोई सी भी चीज सीखे, हम कहें कि बच्चा साइकिल चलाना ही सीखता है, उसे कठिन लगती है, उसे कहता है मैं कैसे चलाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, बैलेंस कैसे बनाऊंगा। लेकिन जब बच्चा साइकिल चलाना सीख जाता है, आपको पता है कितनी स्पीड से भगाता है। हम कहते हैं बेटा रोक दे, ब्रेक लगा दे, फिर भी नहीं लगाता। और पहले हम बच्चे को पकड़ते हैं, तब जाकर के बच्चा धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो सीखने की प्रक्रिया में बालक हर चीज पहले कठिन होती है, बाद में वही चीज उसके लिए क्या बन जाती है? सरल। तो अधिगम जो होता है वो कठिन से सरल होता है। साथ ही यहां पर ध्यान रखना है आपको कि अधिगम के प्रारंभिक स्थिति में सीखने की प्रक्रिया ज्यादा होती है या कम होती है? तो अधिगम की प्रारंभिक अवस्था में सीखने की गति अपने आप में तेज होती है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रारंभिक अवस्था में
सीखने की गति तेज होती है। तो ये यहाँ पर अधिगम को लेकर के अपन ने एक बात करी है, अधिगम क्या है और अधिगम प्रक्रिया क्या नहीं है, जहाँ अधिगम के अंदर अलग अलग प्रकार की विशेषताओं पर चर्चा की गई। और एग्जाम के अंदर जब प्रश्न बनकर के आता है तो प्रश्न इसी रूप में बनता है कि निम्न में से कौन सा कार्य अधिगम कहलाता है, निम्न में से कौन सा कार्य अधिगम नहीं कहलाता है। इसमें से किसी भी प्रकार की चीज को वो आपसे यहाँ पर पूछ सकता है। एक और स्थिति जिसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, और उसके अंदर अगर हम कह सकते हैं कि अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है जो निष्पादन से भिन्न है। अधिगम को अनुमान माना गया है, निष्पादन नहीं। निष्पादन का मतलब क्या हुआ, परफॉर्मेंस, रिजल्ट। और रिजल्ट अपन ने अधिगम को नहीं माना, अपन ने एक अधिगम को अनुमानित प्रक्रिया माना है। जहां पर हम कहें कि एक बच्चे को हमने कविता याद करने को दी, बच्चे ने कविता हमें सुना दी, हमें लगा बच्चे ने कविता को सीख लिया, लेकिन जब बच्चा उसी कविता को स्टेज पर बोलने गया वहां पर वो कविता नहीं बोल पाया। तो आपने क्या अनुमान लगाया था, बच्चे ने कविता को सीख लिया और वाकई में उस समय उसने कविता को सीख लिया था, लेकिन स्टेज पर जाकर के वो वैसी परफॉर्मेंस देगा। इस प्रकार की प्रक्रिया को अपन अधिगम के वर्ग में नहीं डालते। इसलिए यहां पर एक चीज और आप ध्यान रख सकते हो, वो ये है कि अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है। अधिगम अनुमानित प्रक्रिया, जिसको अपन निष्पादन से क्या मानते हैं, भिन्न मानते हैं। तो ये अधिगम की विभिन्न प्रकार की जो विशेषताएं वो अलग अलग रूप में यहां पर बता रखी है, जो अधिगम की विशेषताओं के रूप में अपन बात करते हैं।